प्रिय छात्रों, शुभ प्रभात। हमारी ये हिंदी की कक्षा 8 होगी। इससे पहले 7 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे वाक्य विचार। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। उसमें वाक्य के तत्व, कौन कौन से तत्व होते हैं और वाक्य के जो अंग हैं उनके बारे में और उदाहरण सहित हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखें, आज हम अध्ययन कर रहे हैं वाक्य विचार, यानी हम वाक्य के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहले किसी भी वाक्य को बनाने के लिए कौन कौन से जो तत्व हैं वो आवश्यक हैं, तो उन तत्वों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व, वाक्य के तत्व यानी वाक्य के कितने तत्व होते हैं, किन किन तत्वों को मिलाने से वाक्य बनता है। तो देखें, वाक्य के 6 तत्व होते हैं। तो सबसे पहले है सार्थकता। सबसे पहले है सार्थकता। नंबर 2 है आकांक्षा। नंबर 2 आकांक्षा। आकांक्षा। नंबर 3 है निकटता। नंबर 3 क्या है? निकटता। नंबर 4 है योग्यता। नंबर 5 है पदक्रम। पदक्रम। और अंतिम तत्व जो है नंबर 6 पर अन्वय। क्या होता है? अन्वय। वाक्य के 6 तत्व हैं सार्थकता, आकांक्षा, निकटता, योग्यता, पदक्रम, अन्वय। इन 6 तत्वों को मिलाने से वाक्य बनता है। किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए ये 6 जो तत्व हैं भी आवश्यक होते हैं। तो देखें, ये तत्व हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं संक्षेप में, क्योंकि ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखें, सार्थकता का मतलब क्या है? सार्थक श प्लस में अर्थक, इसे बनता है सार्थक, यानी अर्थ सहित। क्या होता है? अर्थ सहित। इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी वाक्य में जिन पदों का प्रयोग करें तो वो क्या होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए। अगर वाक्य के पद जो है सार्थक नहीं होंगे, उनका अर्थ नहीं निकलेगा, तो फिर वाक्य में जो कर्ता है, जो वक्ता है, वो अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो पहला गुण क्या है? सार्थकता। वाक्य में जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, जो पद प्रयोग कर रहे हैं, वो सार्थक होने चाहिए, उनका अर्थ निकलना चाहिए। और दूसरा क्या है? आकांक्षा। तो आकांक्षा क्या होती है? जानने की इच्छा। आकांक्षा होती है जानने की इच्छा। अब क्या जानने की इच्छा? देखें, मैं एक वाक्य लिखता हूं, जैसे लोग प्रातःकाल
करना पसंद करते हैं। लोग प्रातःकाल करना पसंद करते हैं, तब हमें ये पता नहीं चल रहा है कि लोग जो है प्रातःकाल जो है क्या करना पसंद करते हैं। तो हमारी ये जानने की इच्छा है, हमारी आकांक्षा है कि लोग प्रातःकाल क्या करना पसंद करते हैं। और मैं अगर यहाँ पर ब्राह्मण शब्द लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्राह्मण, तो ब्राह्मण शब्द लिखते ही वाक्य का उत्तर आ जाता है, लोग प्रातःकाल भ्रमण करना पसंद करते हैं। तो जब भ्रमण शब्द नहीं लिखा हुआ था तो वाक्य में क्या थी, आकांक्षा, और जब भ्रमण शब्द लिख दिया तो वाक्य में आकांक्षा की पूर्ति हो गई, आकांक्षा समाप्त हो गई। तो वाक्य में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए लेकिन आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर आकांक्षा रहेगी तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तीसरा तत्व है निकटता। वाक्य के जो पद हैं, जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, वे जो शब्द हैं, पद हैं, वो बिल्कुल पास पास होने चाहिए। ज़्यादा दूर लिखने से जो है वो वाक्य ठीक भी नहीं लगता है, ना ही उसका हम अर्थ कर सकते हैं, और नहीं व्याकरण की दृष्टि से ये उचित है। तो देखें निकटता क्या है, जैसे राम और फिर यहाँ लिख दिया पुस्तक, यहाँ लिख दिया पढ़ता है। अब ये बीच में ये जो स्थान रहता है, इस प्रकार का स्थान नहीं होना चाहिए, ना इस प्रकार का वाक्य जो उचित लगता है। इसलिए इसको पदों को निकट लिखना चाहिए। तो ये होती है निकटता, यानी वाक्य में जिन पदों का हम प्रयोग करें वो बिल्कुल पास पास होने चाहिए। जैसे राम, और इसके बिल्कुल पास में लिखेंगे पुस्तक पढ़ता है। तो निकटता होनी चाहिए। तीसरा क्या है, योग्यता होनी चाहिए। योग्यता किसकी, अर्थ प्रदान करने की, अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थ प्रदान करने की। कोई भी वाक्य हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो उसका अर्थ सही तरह से निकलना चाहिए, अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं तो फिर वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाए, निरर्थक हो जाएगा। देखें जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि गाय घास पीती है, जबकि घास क्या है, खाने की चीज़ होती है, पीने की चीज़ नहीं होती है। तो इसमें अर्थ बताने की योग्यता होनी चाहिए। घास के साथ क्या है, खाती है, ऐसा आना चाहिए। तो ये क्या है, योग्यता है, गाय घास खाती है, ऐसा होना चाहिए। या जैसे ये लिख दें कि मैडम चाय खाती है, तो चाय जो है खाने की चीज़ नहीं होती है, पीने की होती है, इसलिए योग्यता क्या होनी चाहिए कि मैडम चाय पीती है। तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए। तीसरा क्या है, पद क्रम, यानी वाक्य में जो पद हैं उनका एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखें, बच्चे को पिलाती है माता दूध। बच्चे को पिलाती है दूध। अब हमने वाक्य तो लिख दिया लेकिन इनका पद क्रम सही नहीं है। पद क्रम क्या, सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस प्रकार आना चाहिए। तो इस वाक्य को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे कि माता, क्योंकि पहले कर्ता आएगा, कर्ता माता है, तो माता
फिर कर्म आएगा किसको, बच्चे को, कर्म को, तो माता बच्चे को और दूध पिलाती है, तो पिलाना क्रिया है, पिलाती है। अब देखें पहले कर्ता क्या आएगा, कर्ता कर्म है बच्चा और दूध पिलाना क्या है, ये क्रिया है। तो माता बच्चे को दूध पिलाती है, पदों का सही क्रम होना चाहिए। और अंतिम क्या है, अन्वय, वाक्य का जो अंतिम तत्व है वो क्या है, अन्वय है। क्या है, अन्वय। वाक्य का अंतिम तत्व है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। अब वो किस प्रकार का मेल होगा, अन्वय का अर्थ होता है मेल। तो देखें किस प्रकार होगा, अन्वय का अर्थ है मेल। तो जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और सीता पुस्तक पढ़ती है। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो मेल का मतलब क्या है कि कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। यानी लिंग और वचन और जो क्रिया है उसका कर्ता के साथ मेल होना चाहिए, अन्वय होना चाहिए। तो ये वाक्य के 6 तत्व हैं, सार्थकता, आकांक्षा, निकटता, योग्यता, पदक्रम और अन्वय। अब एक थोड़ी सी बात और है, वाक्य के अंग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग हैं। नंबर 1 है उद्देश्य और नंबर 2 है विधेय। उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। सामान्य रूप से क्या है, जो कर्ता होता है वाक्य में काम को करने वाला, वही उद्देश्य होता है। और कर्ता के बारे में जो कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कहा जाए, जो कहा जाए वो विधेय होता है। कर्ता जो उद्देश्य होता है और कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए तो वो विधेय होता है। बिल्कुल ही सामान्य सी बात है। देखें यहीं लिख देता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इसके पास में नीचे उदाहरण लिखते हैं। फिर उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य तो कर्ता ही होता है, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। और विधेय क्या होता है कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए तो वो होता है विधेय। तो वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे राम पुस्तक, या जैसे राम पढ़ने में बहुत होशियार है। राम पढ़ने में बहुत होशियार है। तो इसमें राम क्या है, उद्देश्य। राम क्या है, उद्देश्य। और बाकी जो बचा हुआ वाक्य है पढ़ने में बहुत होशियार है, ये क्या हो गया, ये हो गया विधेय। सरल है बिल्कुल ही। और अगर मैं इस वाक्य को थोड़ा सा बदल के लिख दूं, थोड़ा सा, जैसे
मेरा मित्र राम पढ़ने में बहुत होशियार है। पढ़ने में बहुत होशियार है। पढ़ने में बहुत होशियार है। होशियार है। अब बात तो वही है, राम पढ़ने में बहुत होशियार है, तो राम उद्देश्य और पढ़ने में बहुत होशियार है ये विधेय है, और मेरा मित्र राम पढ़ने में बहुत होशियार है, तो वाक्य तो उसी तरह का, ये अर्थ भी वही होगा, लेकिन यहाँ लिख दिया, यहाँ तक हो गया। फिर ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। तो ये तो पूर्ववर्ती है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, सीधा लिखा राम और यहाँ लिखा मेरा मित्र राम। तो ये जो उद्देश्य है इसमें दो शब्द और जोड़ दिए, राम के साथ मेरा और मित्र, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार हो गया। उद्देश्य का विस्तार, यानी इसको हमने बढ़ा दिया। इसी प्रकार यहाँ लिख दें भी मेरा मित्र राम पुस्तकें पढ़ने में बहुत होशियार है, तो ये पुस्तकें और जोड़ने से विधेय का भी विस्तार हो गया। तो कक्षा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।